दोस्तों, इजिप्ट ये बात है उस दौर की जब लोग सभ्यताएं बसाना सीख रहे थे। आज की तरह उस दौर में भी लोग नदियों के किनारे रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और पानी के लिए उनको सैकड़ों किलोमीटर्स का प्रवास न करना पड़े। इसके लिए वो नदियों के किनारे ही बस जाते थे और नदियों के किनारे रहकर खेती और पशुपालन किया जाता था। इजिप्ट एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर पशुपालन तो किया जाता था, लेकिन इस पशुपालन में एक बात इतनी अजीब थी जिसको सुनकर आप लोग हैरान रह जाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्त। खुदाई करते वक्त रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि इजिप्शियंस कुत्ते नहीं पाला करते थे, यानी वो लोग कुत्तों को इतना महत्व नहीं देते थे जितना बिल्लियों को दिया जाता था। इजिप्ट में किसी बिल्ली का मर जाना किसी भैरों की मौत से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। इजिप्शियन दौर में बिल्लियां उनके खुदा का ओहदा रखती थी और हर एक घर में बिल्लियां जरूर पाली जाती थी। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी घर में बिल्ली की डेथ हो जाती है तो आज भी उस घर के बच्चे से लेकर बूढ़े सभी अपना शोक प्रकट करने के लिए अपनी आईब्रो कटवा लेते हैं। इजिप्शियंस के अनुसार बिल्लियां सूर्य देवता की पुत्री हुआ करती थी, जिसे इजिप्ट में देवी वास्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे और क्यों इजिप्शियन पिरामिड्स को बनाया गया था। हमने देखा कि कैसे रिलीजियस बिलीफ्स उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो कई सालों तक सिर्फ अपने मरने के बाद की प्लानिंग्स किया करते थे। दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशंस में से एक है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी अपने समय से काफी आगे की थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है पिरामिड्स। इजिप्ट में अभी तक 120 पिरामिड्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ज्यादा फेमस है। ये फेरो खूफू की कब्र है जो करीब 149 मीटर्स ऊंचा है। आज से करीब 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड्स बनाकर उनमें दफन किया जाता था। पिरामिड्स के अंदर बेशकीमती चैम्बर्स सजाए जाते थे और उन चैम्बर्स में किंग के साथ साथ उनका सारा खजाना भी डेकोरेट किया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि इंसान के मर जाने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उनके काम आता है। लेकिन इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने में काफी वक्त भी लगता था और काफी मेहनत भी। एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पिरामिड्स बनाने का सिलसिला खत्म होता गया और किंग्स को अब दफन करने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया। और यही कारण है कि आज इस जगह को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। अरब के इस सूखे और बंजर रेगिस्तान में पिछले करीब 200 सालों से खुदाई का काम चालू है। और यहाँ आपको बताते चले कि इजिप्शियन फेरोस अपने मौत से पहले ही अपनी कब्र बनवा लेते थे, ताकि उनके मरने के बाद उनको दफन करके चैम्बर को तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन लुटेरों को ये बात अच्छे से मालूम थी कि वैली ऑफ द किंग्स में खजाना भी छुपाया गया है और इस खजाने को इन लुटेरों ने जी तोड़ मेहनत करके चप्पे चप्पे से लूट लिया है। ये लुटेरे खजाना लूटकर कब्र में बंद ममीज को पैसा ही छोड़ देते थे। दोस्तों, मिस्र का इतिहास खजानों और रईसी से जितना भरा है, उतनी ही इस साम्राज्य में मनुष्यत मौजूद थी। मिस्र के इतिहास में बहुत ही कम ऐसे फेरोस रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को आखिरी दम तक जिया हो, क्योंकि ज्यादातर सभी इतने बदकिस्मत जो थे कि मौत का बुलावा उन्हें समय से पहले ही आ गया, जिस वजह से उनकी अगली पीढ़ी को फलस्वरूप हल्की उम्र में ही फेरोस का तख्त संभालना पड़ा। और दोस्तों, जब बात आती है इजिप्ट के सबसे मशहूर, सबसे रहस्यमयी और सबसे बदकिस्मत फेरो की, तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है फेरो तूतनखामन का। तूतनखामन इजिप्ट के ऐसे फेरो थे जिनका इतिहास इजिप्शियन हिस्ट्री में भी बहुत कम लिखा है। उनके पिता एखनातन की मृत्यु जल्दी हो जाने के कारण उन्होंने न सिर्फ बहुत ही कम उम्र में मिस्र का शासन संभाला था, बल्कि दुर्भाग्यवश उनकी मौत भी जल्दी हो गई थी। और उनकी मौत का कारण क्या था, ये ना तो इतिहास में कहीं लिखा गया है और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट आज तक इसके बारे में कहीं खोज पाए हैं। इन्होंने जिंदा रहते वक्त शादी तो अपनी खुद की बहन से ही की थी, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक इन्हें और किसी पर इतना भरोसा नहीं था। लेकिन यार, इतने सारे एहतियात बरतने के बावजूद भी इन्हें अपने जीवन को जल्द ही अलविदा कहना पड़ा था। अब आज क्यों न दुनिया भर के लोगों के बीच तूतनखामन बहुत मशहूर है, लेकिन उनके नाम से ज्यादा उनकी कब्र मशहूर है। ये वक्त था साल 1922। इजिप्ट के रेगिस्तान के बीचों बीच खोजकर्ता किसी ऐसे सोने की चिड़िया की तलाश कर रहे थे जो उनकी तकदीर बदल सके। पिरामिड से संबंधित एक एक कतरा बहुत ही बेशकीमती साबित होता है।
ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसकी ऐतिहासिक वैल्यू होती है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मिस्र के इतिहास से संबंधित खोजी गई ज्यादातर चीजें बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई होती हैं। अब लगभग 1 साल से लगातार चल रही इस खोज में जब सभी इन्वेस्टर्स का पैसा जवाब दे रहा था, तो अंततः 1922 में रिसर्च हेड हॉवर्ड कार्टर को यह संदेश पहुंचाया गया कि उनके पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अगर इस वक्त में कुछ बेशकीमती मिलता है तो ठीक है, वरना ये सब कुछ उन्हें रोकना पड़ेगा। खबर के बाद सब उम्मीद हार चुके थे कि तभी 5 नवंबर 1922 को अचानक से खुदाई करते वक्त उन्हें धरती के नीचे किसी तरह के कमरे जैसी जगह मिली और कमरे के अंदर जाते ही उन्होंने बंजर जमीन के नीचे सोने से बनी लंका को अपनी आंखों से देखा, जहां दीवार की नक्काशी से लेकर दरवाजे के हैंडल तक सब कुछ सोने से बना हुआ था। ये एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। चैम्बर के अंदर मौजूद ये सभी चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें गहने, मूर्तियां, चैरियट, वहाँ के कुछ इजिप्शियन गॉड और लेनिन से बने कपड़े भी शामिल थे। और इन्हीं सब के बीच उस मकबरे के अंदर मौजूद था एक बड़ा सा ताबूत, जिस पर आकृति बनी हुई थी इजिप्शियन गॉड ऑफ डेथ ओसाइरिस की। और ताबूत के अंदर और 2 ताबूतों को खोलने के बाद हुई इजिप्ट के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी खोज और खुलासा हुआ फेरो तूतनखामन की कब्र का। अगर हम इस तमाम खजाने को छोड़ें तो सिर्फ तूतनखामन का कॉफिन कवर ही 90 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। हॉवर्ड कार्टर की इस खोज के बाद पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट अपने सिर पकड़ चुके थे, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला शायद ये पहला मकबरा था जो लुटेरों के नज़र से बचा रहा। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो उनको ममीफिकेशन की एक प्रोसेस से गुजरना होता था, जहां उनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि उनकी बॉडी समय के चलते खराब ना हो। ममीफिकेशन की प्रोसेस के बाद फेरो को उनके ओहदे के अनुसार डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उनको जमीन में या किसी चैम्बर के अंदर दफन कर दिया जाता था। चैम्बर एक ऐसी जगह होती थी जहां फेरो के ताबूत को बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थरों से ढक दिया जाता था। चैम्बर की दीवारों पर बहुत ही बारीक चित्रकारी की जाती थी, जहां उनका सारा खजाना रखकर इसे ऊपर से लाइमस्टोन रखकर बंद कर दिया जाता था। दोस्तों, वैली ऑफ द किंग्स में मिलने वाला ये वो टॉम्ब था जो लुटेरों के नज़र से कैसे बचा रहा। ये वो रहस्य था जो रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए नए सवाल लेकर आया था। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरता गया और 1939 में 18th डायनेस्टी के किंग तूतनखामन की कब्र तलाश करने वाले हॉवर्ड कार्टर इस दुनिया में नहीं रहे। हॉवर्ड कार्टर के गुजरने के बाद रिसर्च को 2 सालों के लिए डिले कर दिया गया। 2 सालों का ये टाइम पीरियड जब पूरा हुआ तो बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स तूतनखामन के इस मकबरे में दिलचस्पी ले रहे थे। रिसर्चर्स का एक बड़ा जमावड़ा अब रेगिस्तान में उतर चुका था। रिसर्च हेड आलिया इस्माइल और उनकी पूरी टीम कई एडवांस इक्विपमेंट अपने साथ लेकर आए थे। किंग्स वैली को स्कैन करने पर मालूम पड़ा कि हर एक टूम्ब की अपनी टनल बनाई जाती थी, जिसे ऊपर से बंद कर दिया जाता था। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को सॉफ्टवेयर में अपलोड करने पर मालूम पड़ा कि दीवारों पर की गई ये चित्रकारी फेरो को दफनाने के बाद की जाती थी, उससे पहले नहीं। धीरे धीरे करके एक एक राज सामने आ रहे थे। तूतनखामन की मौत तब हुई थी जब वह केवल 19 साल का था। ड्रोन फुटेज से मालूम पड़ा कि तूतनखामन के टूम्ब की एंट्रेंस पहले इस तरह बंद नहीं हुआ करती थी जैसे हॉवर्ड कार्टर ने इसे खोजा था, क्योंकि पत्थरों का इतना ज्यादा मलबा किंग्स वैली में किसी और चैम्बर पर मौजूद नहीं था जितना तूतनखामन की टूम्ब पर मौजूद था, जिस वजह से लुटेरे तूतनखामन की कब्र कभी ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन अब सवाल आता है कि पत्थरों का ये मलबा आया कहाँ से? तो एनालाइज करने पर मालूम पड़ा कि हजारों साल पहले कभी यहाँ से पानी गुजरा होगा, और ये पानी फ्रेश वाटर था जो बारिश से आता है, क्योंकि ये पहाड़ लाइमस्टोन से बने हुए हैं और लाइमस्टोन बहुत कमजोर पत्थर होता है। पानी के प्रेशर से ये पत्थर बहकर टूम्ब की एंट्रेंस पर जमा हो जाते थे। कई बार ये प्रोसेस होने से लाइमस्टोन के इन पत्थरों ने कब्र की एंट्रेंस को ढक लिया था। दोस्तों, इजिप्ट में मिलने वाला ये खजाना वैसे तो प्राइसलेस है। जरा सोच कर देखें कि लगभग 5000 साल पहले उनके पास ये खजाना कहाँ से आया होगा। एंशिएंट इजिप्शियंस ने लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को काटकर 27 फीट गहराई में इन चैम्बर्स को कैसे बनाया होगा। इन ब्रियल चैम्बर्स में सबसे पहले फेरो को, फिर उनके खजाने को और फिर लास्ट में चैम्बर की एंट्रेंस को पत्थर से लॉक किया जाता था। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।